हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स आजकल। दिस इज अमन अनीस खान और ये हमारा वेक्टर टॉपिक से फोर्थ वीडियो लेक्चर होने जा रहा है। और इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन के एप्लीकेशंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारा डिस्कशन चलेगा। सो स्टे कनेक्टेड, कैरी ऑन। तो हम कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहे वीडियो में ताकि ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। यानी हम इसे टॉपिक को दो अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। और जो सेकंड होता है उसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं स्केलर, क्योंकि वहां रिजल्ट जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रही है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलना जिसकी डायरेक्शन नहीं हो, जो स्केलर हो, उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एंड स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। और जो हमारा सेकंड डिस्कशन होगा, जो सेकंड पोर्शन होगा इस टॉपिक में, वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बहुत डिटेल में हमें ये डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, ये है स्केलर प्रोडक्ट। और जो स्केलर प्रोडक्ट है इट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हम इसे डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कंडीशन होती है यहाँ देखो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए, सपोज कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर बी ये एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। और यहाँ मैंने लिखा ए डॉट बी। जो ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी, इसी को ही हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। यानी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये डॉट बताता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, विच इज आल्सो स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ ए डॉट बी करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर? ए बी कॉस थीटा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो थीटा है, दिस इज एंगल बिटवीन थीटा, जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ अगर हम बात करें तो ए बी कॉस थीटा, इसके साथ कोई डायरेक्शन यहाँ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ए बी कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि व्हेन we multiply two vectors and we are getting a scalar physical quantity, then it is called, this type of multiplication of vector is called scalar product। ठीक है, तो यहाँ हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से पहला हुआ। हिंदी में इसको अदिश गुणनफल हम बोलते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो दो सदिश राशियों के मल्टीप्लिकेशन से गुणा करने से हमें एक अदिश राशि यहाँ पर मिल रही है, तो इसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। ओके, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब ये है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन से या किस तरीके से काम मिलेगा वो हम देखते हैं यहाँ। तो देखो, सबसे पहला जो है यहाँ, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में देखें और इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो काफी पॉपुलर एग्जांपल है इसका। और इसका एग्जांपल, वैसे तो काफी सारे फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, पर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ काम में आता है। वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन होता है। सो वर्क इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अगेन इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डिफाइन होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ। अब देखो कौन कौन से स्पेशल केसेस हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं ए डॉट बी या ए बी कॉस थीटा से। तो थीटा की अलग अलग कंडीशन के लिए डॉट प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, तो हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूं कि अगर थीटा 0 हुआ, फर्स्ट यहां हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट इफ
वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्लियर? दोनों पैरेलल हुए तो क्या होगा? अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा बताओ? थीटा होगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी कितना हो गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, यानी इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी कितना आया? ए इंटू बी, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये मैक्सिमम वैल्यू भी है क्योंकि हम जानते हैं cos 0 होता है 1 और ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ ए डॉट बी की कंडीशन में। नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं कहूं इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा? इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा। और अगर मुझे अब a डॉट b सॉल्व करना है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा a b और कितना होगा? cos 90, हम जानते हैं cos 90 कितना होता है? 0, तो इसका मतलब a डॉट b भी कितना हो जाएगा बताओ? 0। अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो याद रखना a डॉट b जो है वो 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो पहले केस में इस तरीके से डिफाइन होता है और दूसरे केस में a डॉट b जो है ये कितना आता है? 0, अगर वेक्टर किस तरीके से हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसी तरह से अगर हम सेम वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में करें यानी a डॉट a निकालें, थर्ड अगर केस में हम देखें, सपोज सेम वेक्टर के लिए हम देखें वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर a के साथ करें तो देखा जाए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा a मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos 0। यू आर गेटिंग इट? a इनटू a। ये मैंने क्या लिखा? पहले क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है ना? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहां आ जाएगा cos 0। सो बताओ वेक्टर a डॉट वेक्टर a कितना हो गया? तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है? तो ये a स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा। हम इजीली ये भी कंडीशन डेराइव कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ केस में यूनिट वेक्टर्स के लिए लें, ठीक है ना? फॉर यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स हम जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स x, y और z एक्सिस की डायरेक्शन में होंगे जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, i कैप, j कैप और k कैप। अगर हम उसके कंडीशन में डिस्कस करें तो फिर अगर हम i कैप डॉट i कैप करें, बताओ i कैप डॉट i कैप कितना होगा? क्या बताया था मैंने? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। सो बताओ पहला वेक्टर कौन है? i कैप। ये तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ओके, तो यहां हम लिखेंगे 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 इनटू cos 0, क्योंकि i और i दोनों ही x एक्सिस की डायरेक्शन है तो पैरेलल होंगे, इसका मतलब 0 हो गया। बताओ कितना आया? 1 इनटू 1 इनटू 1, यानी कि 1 इनटू 1 इनटू 1। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास i डॉट i कितना आया है बताओ? 1। तो सिमिलरली मुझे बताओ j डॉट j कितना हो जाएगा? 1 होगा और k डॉट k भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ये बॉक्स समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए और ये बॉक्स याद भी होना चाहिए। ओके, अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं i डॉट j सॉल्व करूं, i कैप डॉट j कैप, बताओ कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर 1 और दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, x और y एक्सिस। j और k भी परपेंडिकुलर होंगे और k और i भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कोई भी दो अगर हम पेयर्स लेते हैं i j k में से वो एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर ही हमें मिलेंगे, यानी थीटा कितना होगा? 90 और cos 90 दिखते ही वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, यानी i डॉट j कितना हुआ? बोलो 0। ठीक है, इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं, एक और बॉक्स हम यहां बना लेंगे। मुझे बताओ i कैप डॉट j कैप कितना होगा? 0, j कैप डॉट k कैप भी कितना होगा? 0 और k कैप डॉट i कैप भी कितना होगा? 0। अगर मैंने उल्टा लिखे तो कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, यानी i डॉट j और j डॉट i 0 ही होगा। उसी तरह से j डॉट k और k डॉट j भी 0 होगा। उसी तरह से k डॉट i और i डॉट k भी 0 होगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वेक्टर पहले है और कौन सा वेक्टर बाद में है, यानी ऑर्डर चेंज करने का कोई फर्क नहीं होगा। a डॉट b जो होगा वो b डॉट a के बराबर ही होगा, क्योंकि b डॉट a क्या हो जाएगा? b a cos थीटा। एंगल फिर उनके बीच में कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना मैंने बताया है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तब निकालते हैं जब दोनों के टेल्स
एक ही पॉइंट पर होते हैं। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हुआ इससे रिलेटेड। स्केलर हमने प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूनिट वेक्टर्स के लिए भी डिस्कस किया। ये रिजल्ट्स समझ में आने चाहिए, क्योंकि आगे जो एप्लीकेशंस बनेंगी वो इनके बेसिस पर ही बनेंगी। ओके, सो ये कंडीशन है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं और क्या क्या हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की ये होती है कि अगर हमें कोई दो वेक्टर गिवन हो तो हम उन वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस। ओके, और एप्लीकेशंस में फर्स्ट हम पढ़ेंगे टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? ये होता है ए बी कॉस थीटा। कितना होता है बताओ? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। क्लियर? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ये होगा हमारा cos थीटा। तो यहां से हम थीटा निकालें तो हम थीटा निकाल सकते हैं कि थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये इजी फॉर्मूला हमें यहां मिल गया। इजी एप्लीकेशन है, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप। सपोज वेक्टर ए गिवन है हमें, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और वेक्टर ए गिवन है हमें कि वेक्टर ए जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी हमें गिवन है आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर? इन दोनों के बीच में हमें एंगल पता करना है और हमारे पास फॉर्मूला है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या कंडीशन होती है यहाँ। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में? ए डॉट बी चाहिए, और हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ए डॉट बी बताओ मुझे। चलो वैसे कंपोनेंट के फॉर्म में हम सॉल्व करना देखेंगे एग्जांपल में। ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप, और इनटू में आ जाएगा आई कैप माइनस जे। ओके, इस तरीके से अभी मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ उसके लिए, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अलग से। ठीक है, ये चार टर्म यहाँ पे बनेंगे, इजीली हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहला टर्म बनेगा आई डॉट आई, कितना आएगा आंसर? 1। दूसरा टर्म आएगा आई डॉट जे माइनस, तो कितना हो जाएगा? 0। तीसरा टर्म आएगा जे डॉट आई, वो भी कितना हो जाएगा? 0। अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर होता है। और लास्ट आएगा जे डॉट जे, और वो कितना हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ, यानी 1 माइनस 1। तो बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया यहाँ? 0 हो जाएगा। तो सिंपल केस में ये याद रखो कि जब भी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमें करना हो तो आई वाले मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर लो और जे वालों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, अभी हम ये प्रूव करेंगे। तो देखो किस तरीके से, इसका मल्टीपल कितना है? आई का 1, इधर के आई का मल्टीपल कितना है? 1। 1 इंटू 1 1, फिर प्लस, बताओ इधर जे का मल्टीपल कितना है? 1, और इधर जे का मल्टीपल कितना है? -1, तो कितना आ जाएगा? -1। यू आर गेटिंग इट? तो ये आएगा 1 प्लस -1, यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0। बात समझ में आई? यानी कि डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। अब a का मैग्नीट्यूड दिख रहा है सबको, अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2। हमने इस तरह के कंपोनेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका मैग्नीट्यूड भी अंडर द रूट ऑफ 2 होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि a डॉट भी 0 आ गया। और अभी मैंने बताया था जब हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने की कंडीशन में। तो देखो, ये दोनों जो कंडीशन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम में आती है। कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो 100% परपेंडिकुलर होंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। इसीलिए हम बोल सकते हैं ना, इफ two vectors are perpendicular then their dot product is 0. If dot product of two vectors is 0 then
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि a डॉट b 0 आ गया। अब मुझे a और b को रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी रखूंगा ये 0 हो चुका है, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं बताओ, यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो थीटा कितना होगा 90। हमें पहले ही पता चल गया, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर यहाँ 90 होगा। चलो हम कुछ और एप्लीकेशंस लेंगे थोड़ी देर में, तो मैं यहाँ इरेज करता हूँ, एक छोटा सा एप्लीकेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहली एप्लीकेशन हमने देखा कि पहले एप्लीकेशन में हम इस फॉर्मूले को काम में लेके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में हम देखेंगे टू फाइंड component of one vector in the direction of other, one vector in the direction of, so ये सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, हम जानते हैं ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दोनों पॉइंट क्लियर है। ए बी cos थीटा कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ से अगर मैं ए cos थीटा निकालूं, अब क्वेश्चन आता है कि ए cos थीटा हम क्यों निकाल रहे हैं। देखो चलो उसको क्लियर करते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास यहाँ दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, क्लियर, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। इस तरह से हमें गिवन है। अगर मुझे वेक्टर ए के कंपोनेंट करने हैं तो यहाँ दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक तो वेक्टर बी के डायरेक्शन में और एक वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। पर हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन में किसी वेक्टर का उसके जो साथ वाला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, उसके डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से यहाँ देखो सॉल्व करेंगे इसे। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में हमें चाहिए, तो यहाँ ए cos थीटा इसका कंपोनेंट बताओ अगर मैं निकालूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। हमने सीखा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो ये परछाई के जैसे होगा परपेंडिकुलर, और बताओ ये कितना होगा, हम जानते हैं ax बोल सकता हूँ, a हॉरिजॉन्टल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ax बताओ कितना हो जाएगा, a cos थीटा, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, a cos थीटा है। तो यहाँ से मैं बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, बस a cos थीटा को यहाँ रहने दूंगा, b को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना आया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में किस डिवाइड करना है हमें, b से, क्योंकि a cos थीटा इधर रह गया तो ये भी आ गया। और ये फॉर्मूला किसका बना, ये फॉर्मूला बना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। ये फॉर्मूला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, इस तरह से लिख देते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक इसी तरह से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो यहाँ रह जाता b cos थीटा और आंसर हो जाता a डॉट b अपॉन a। यानी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हमें a डॉट b को उस सेकंड वेक्टर से जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ये दो सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ काम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, यहाँ जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम दो वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे। ओके, सो इसको तुम थर्ड एप्लीकेशन बोल सकते हो, और यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर देखना हम कुछ एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज वेक्टर ए गिवन है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ओके, और वेक्टर b गिवन है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, क्लियर। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें वेक्टर a
डॉट वेक्टर बी बताना है कि वेक्टर ए डॉट बी कितना होगा। ओके, कंपोनेंट की फॉर्म में ax ay az की जगह क्वेश्चंस में डिजिट्स हो सकते हैं 2 3 4 या माइनस में भी हो सकता है, तो हम यहाँ सीख जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करके देख रहा हूँ इसे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमें सॉल्व करना है। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। दोनों तरफ तीन टर्म हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने टर्म बनेंगे यहाँ 9। पहले ये ax तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ay तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर az भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें 9 टर्म मिलेंगे टोटल। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो ax को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे ax i कैप को यहाँ, तो बताओ कितना होगा। एक बार हम सॉल्व करके से देख रहे हैं एक्सपेंड करके, और ये पहली और आखिरी बार है, और उसके बाद हमें ट्रिक पकड़ में आ जाएगी कि क्या ट्रिक है, और फिर तो हम एक मिनट में मतलब एक स्टेप में ही सॉल्व करना सीख जाएंगे इसे। तो देखो क्या होगा, ax i कैप को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ bx i कैप से, तो मैं लिखूंगा ax bx और ये हो जाएगा i कैप डॉट i कैप। सही है, बीच में डॉट प्रोडक्ट था तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक इसी तरह से ये आएगा ax by और यहाँ पर आएगा i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz, ax को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा i कैप डॉट k कैप। क्लियर, प्लस अगला टर्म, अब ay को मल्टीप्लाई करूंगा तीनों से, तो पहले आएगा ay bx, ये आएगा j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप। लास्ट में प्लस, अब az तीनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले az bx फर्स्ट आएगा az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। ओके, तो ये यहाँ कंडीशन होगी। तो हमने देखा टोटल यहाँ कितने टर्म बने हैं, यहाँ टोटल 9 टर्म बने, और इन 9 टर्म में से तुम देखो, एक तो ये पहला टर्म जहाँ i डॉट i है ये बचेगा, बाकी दोनों कितने हो जाएंगे 0, यहाँ j डॉट i 0 हो जाएगा, यहाँ j डॉट j बचेगा क्योंकि j डॉट j कितना होता है 1, और ठीक उसी तरह से इस वाले टर्म में देखें तो यहाँ k डॉट k बचेगा, और बाकी कितने हो जाएंगे 0। यानी 9 टर्म में से 6 टर्म तो 0 होने जा रहे हैं, और 0 क्यों होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ये 3 टर्म बचेंगे, और i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, और k डॉट k भी 1 हो जाएगा। यानी मुझे a डॉट वेक्टर b मिल रहा है। बताओ पहले क्या मिला हमें, ax bx, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। सेकंड स्टेप में प्लस 0 प्लस ay by प्लस 0, और लास्ट में 0 प्लस 0 प्लस az bz। सही है ना, देखो 9 टर्म में से 6 तो 0 हो गए, और सिर्फ कितने टर्म बचे हैं यहाँ हमारे पास, सिर्फ 3। तो बताओ मुझे a डॉट b कितना हुआ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और क्या आया, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया है। बताओ कोई ट्रिक यहाँ समझ में आ रही है? बिल्कुल यहाँ ट्रिक हमें समझ में आ रही है, और ट्रिक ये है कि यहाँ ax bx ay by az bz है, तो ट्रिक की कंडीशन में ये होगा कि बस x वालों को मल्टीप्लाई करो, यानी i वालों को, फिर j वालों को मल्टीप्लाई कर लो, और फिर k वालों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बाकी जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो तो 0 हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो टॉपिक आज हमने सीखा है, छोटा सा ही टॉपिक है, बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर पाए। तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 4 है, कॉमा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था वेक्टर को अगर मॉड में लिखे तो वो मैग्नीट्यूड को बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और हमें ये दे रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो 6 है। हमें पता करना है फाइंड एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना दे रखा है 6, बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का कितना है 3, साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6/12, 4 into 3 12 यानी 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा कितना है बताओ 60 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। काफी सिंपल हो गया ये तो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी गिवन है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b पता करना है। सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, अभी अभी सीखा है हमने कंपोनेंट के फॉर्म में। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, देखो अब तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक सीख लिया हमने। i का मल्टीपल यहाँ 2 है और उधर कितना है 1, क्लियर, दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर बताओ j का मल्टीपल कितना है प्लस, j का मल्टीपल है 3 और यहाँ j का मल्टीपल कितना है -1। तो ध्यान से माइनस को हमेशा पॉली बैग में बंद करके रखो, ब्रैकेट मतलब पॉलीथीन में बंद करके रखो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की जगह पे गलती होने के चांसेस होते हैं। फिर प्लस, बताओ यहाँ मल्टीपल कितना है -4 और k का इधर मल्टीपल कितना है -1। यू आर गेटिंग इट, समझ में आ गया किस तरह से लिखना है। i कैप का मल्टीपल 2 into 1 बिल्कुल सही है, j कैप का मल्टीपल फिर बीच में प्लस आएगा, j का मल्टीपल हमने यही देखा था ना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, सो ax bx ये आ गया प्लस ay by, ay कितना है 3 और by कितना है -1। तो हमें बीच में माइनस की जल्दी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआती स्टेप है, अगर ज्यादा फास्ट जाएंगे दौड़ेंगे तो गिरने के भी चांसेस है। पहले हमें धीरे धीरे स्टेप जमाने हैं, धीरे धीरे सीखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सिंपल आ गया, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -3 और लास्ट होगा प्लस का 4, आंसर कितना आ गया 6 - 3, यानी आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। तो a डॉट b जो है वो हमारे पास कितना आंसर आया है, a डॉट b इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। दो बहुत इजी क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां हमें देखना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए सपोज गिवन है हमें i कैप प्लस j कैप और वेक्टर बी गिवन है हमें i कैप, ओके। तो इनके बीच में एंगल पता करना है, डॉट प्रोडक्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंगल निकालने के लिए एप्लीकेशन हमने देखा है, बताओ क्या एप्लीकेशन था, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ab, यानी हमने a डॉट b दोनों के डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इनटू दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ओके। तो अगर हम बात करें a डॉट b, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, सबसे पहले a डॉट b निकालें, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, बताओ क्या होगा i कैप प्लस j कैप डॉट i कैप, ठीक है ना। यहाँ i कैप है यानी मैं मान सकता हूँ कि j कैप का मल्टीपल कितना है यहाँ 0, अगर यहाँ j कैप का मल्टीपल 0 होगा तो j का कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी i वाला मल्टीपल हो जाएगा, बताओ कितना आ रहा है 1, बस समझ में आ गई ना। यहाँ कितना आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, कैसे आया देखो, i कैप का मल्टीपल कितना है, वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक समझ में आनी चाहिए, 1 आंसर आ जाएगा। और अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको लिख सकते हो ना i कैप प्लस 0j कैप, ये लो लिख सकते हैं 0j कैप 0। अब देख लो i के मल्टीपल 1 into 1 1 और 1 into 0 0, तो आंसर कितना आ गया यहाँ 1। तो याद रखना डायरेक्ट भी आना चाहिए तुम्हें, ये 1 हो जाएगा। और बताओ a का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर द रूट ऑफ i के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बताओ कितना आया √2, हमें निकालना आता है। अच्छा मुझे बताओ b का मैग्नीट्यूड कितना है, साफ साफ दिख रहा है सर ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, i कैप इसकी डायरेक्शन और इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ तो सर कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा है जहाँ कुछ नहीं होता उसका कौन होता है मैथ्स में 1, ठीक है ना। यहाँ भगवान की बात अलग है, वो अलग चीज है कंडीशन। तो यहाँ क्या होगा मैथ्स में भगवान 1 ही है, तो यहाँ पे कौन होता है 1, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, भगवान में कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन, यहाँ b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b कितना है हमारे पास 1, ठीक है। नेक्स्ट
a का मैग्नीट्यूड √2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कि सर ये तो दिखा दिखा लग रहा है, cos थीटा कितना आया 1/√2, तो थीटा कितना आ गया बोलो 45 डिग्री। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस एप्लीकेशंस पे भी बन जाएंगे, तो हम सॉल्व कर पाएंगे उनको। आगे हम किसी वीडियो लेक्चर में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैरी ऑन विद योर स्टडीज, और ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगली क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वो काफ़ी थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिटेल में है, हमें भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है, क्योंकि वहाँ हमें डायरेक्शन भी डिस्कस करनी है रिजल्ट की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट क्लास भी। तो तब तक के लिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रेफरेंसेस से और बुक से सॉल्व करो। डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।